नमस्कार बच्चों, इसलिए इस पाठ्य पुस्तक में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम पाठ क्रमांक 19 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट इस पाठ का ये सेशन क्रमांक पहला है। चलिए बच्चों, सब लोग पाठ्य पुस्तक निकालेंगे और पाठ्य पुस्तक के द्वारा हम इस पाठ को विस्तार से पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, सबने पाठ्य पुस्तक निकाला? वेरी गुड। पाठ क्रमांक 19 आर्यभट्ट। अब आर्यभट्ट यह नाम आपने इसके पहले भी सुना है। कौन थे आर्यभट्ट? आर्यभट्ट एक महान खगोलविद तथा महान गणित तज्ञ और ज्योतिष सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने गणित में बहुत सारी संज्ञाओं की निर्मित की है तथा जीरो अर्थात शून्य की खोज भी आर्यभट्ट ने की, ऐसा माना जाता है। तथा उन्होंने बहुत सारे वैज्ञानिक खोज की है, जैसे कि पृथ्वी गोल होती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी स्थिर होती है। इसके अलावा चंद्रमा और पृथ्वी, इसमें पृथ्वी की छाया चंद्रमा पड़ने पर चंद्र ग्रहण होते हैं, सूर्य ग्रहण कैसे होती है। तो ये सारे तरह तरह के वैज्ञानिक संशोधन उन्होंने अपने युग में किया है। तो बच्चों, ऐसे महान खगोलविद, महान गणितज्ञ और ज्योतिष सम्राट आर्यभट्ट की जानकारी आज हम इस पाठ के द्वारा जानने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले हम पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं। आकाश में चमकते सितारे सदा से मनुष्य के लिए आकर्षण के केंद्र बने रहे हैं। मानव युगों से यह कल्पना करता रहा है कि वह उन नक्षत्रों के रूप, रंग, आकार और रचना को जान सके। अब देखिए, मनुष्य जो है वह बहुत ही सजीवों में, अन्य प्राणियों में बुद्धिमान प्राणी माना जाता है और उसके अंदर जो जुगुप्सा होती है या खोजने की जो उत्सुकता होती है, यह प्रवृत्ति केवल मानव में ही हमें दिखाई देते हैं। और मनुष्य के लिए आकाश में चमकने वाले जो सितारे वो हमेशा आकर्षण के केंद्र बने रहे हैं। युगों से वह नक्षत्रों की, रूपों की, रंगों की, आकार की, रचना की कल्पना करता रहा है, तरह तरह के नक्षत्रों की कल्पना करता रहा है। और अन्य सजीवों में इसी कारण मनुष्य अपने आप में थोड़ा अलग पहचान बनाता है। उनकी यात्रा कर उनके बारे में अनुभव प्राप्त कर सके, यह विचार भी उसे गुदगुदाता रहा है कि किसी न किसी नक्षत्र पर उसके जैसे लोग भी बसते होंगे। मानव की इसी जिज्ञासा ने उसे आकाश में विद्यमान नक्षत्रों की खोजबीन करने के लिए प्रेरित किया। तो अब देखिए, मनुष्य में जो जिज्ञासा की प्रवृत्ति थी वह पूर्व से आदिम युग से चला आ रहा है और मानव अपने हर युग में अपने कल्पना के बलबूते पर, अपने जिज्ञासा के बलबूते पर, अपने बुद्धि के बलबूते पर उन्होंने नए नए खोज किए, नए नए संशोधन किए और अवकाश, सूर्य, चंद्र, अलग अलग ग्रह, अलग अलग नक्षत्र, यहाँ पर उसने खोज संशोधन का कार्य किया। और इस प्रकार विद्यमान नक्षत्रों की जो खोजबीन हुई है वह मानव को अनेक युगों से मिली गई जिज्ञासा की प्रवृत्ति का ही प्रेरणा हम कह सकते हैं। युगों से चले आ रहे परीक्षणों के कारण ही आज मानव धरती पर बैठे बैठे ही कुछ नक्षत्रों में घटने वाली घटनाओं को जानने में सक्षम हो गया है। अब देखिए, पहले युग में जब यह संशोधन कार्य नहीं हुआ था तब मानव कैसे करता था? ग्रहों के नक्षत्र या आकाश में जो तरह तरह के जो ग्रह तारे होते थे उसका अनुमान वो कैसे लगाते थे? जैसे कि देखो, अभी मध्याह्न हो जाता था तो सूरज ऊपर आता है तो मध्याह्न हो जाता है, पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में, ये उसके तर्क वितर्क रहा करते थे। या फिर हाथों की रेखाओं के द्वारा या फिर पंचांग के द्वारा वह ग्रह तारों के अनुमान लगाकर उसका परीक्षण किया करता होगा। लेकिन फिर धीरे 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 उसने आधुनिक यांत्रिक युगों का उपयोग करते हुए उन्होंने बहुत सारे खोज संशोधन किए और परीक्षण करने के बाद, निरीक्षण करने के बाद
अनेक घटनाओं को निश्चित स्तर पर लाने के लिए वह सक्षम बन गया। भारत में हजारों वर्ष पूर्व भी ग्रह नक्षत्रों के विषय में विस्तार से चिंतन मनन किया गया। आर्यभट्ट भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि पृथ्वी अपने धुरी पर चक्कर लगाती है। अब देखिए, बहुत सारे नए नए संशोधन हुए, नए नए लोगों के द्वारा, जैसे न्यूटन ने अलग खोज किया है, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग संशोधन किए, और जिन जिन व्यक्तियों ने जो पहला संशोधन किया उस संशोधन को उनका नाम भी दिया गया। अब यहाँ पर आर्यभट्ट ऐसे पहले व्यक्ति थे कि उन्होंने ये खोज निकाला था कि पृथ्वी अपने धुरी पर चक्कर लगाती है। आप लोगों ने भूगोल में पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, जो पृथ्वी होती है वो जब गोल गोल फिरती रहती है तो उसके बीच में एक धुरी होती है और वह खुद उस धुरी के बीच में चक्कर लगाती रहती है, अपने ही धुरी के बीच में वो चक्कर लगाती है। ये तो सबसे पहले जो खोज है वो किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। आप इस लाइन को पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हैं। उनके अनुसार तारामंडल स्थिर रहता है। तो अब देखिए उन्होंने क्या क्या अनुमान लगाए हैं, तो आपको प्रश्न में पूछा जा सकता है, तो आप इसको भी अंडरलाइन कर सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या अनुमान लगाए थे, क्या क्या परीक्षण किए। तो पहला उन्होंने किया है कि पृथ्वी अपने धुरी पर चक्कर लगाती है। उसके बाद उनके अनुसार तारामंडल स्थिर रहता है और पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। हम भी पृथ्वी के साथ साथ घूमते रहते हैं। आज यह एक वैज्ञानिक तथ्य है, पर उस समय लौकिक मत में ऐसी बात करना पाप समझा जाता था, क्योंकि धर्म ग्रंथ भी यही कहते थे कि पृथ्वी स्थिर है। अब देखिए, आर्यभट्ट जिस युग में उनका जन्म हुआ था, उस समय का युग जो था वो अलग विचारधाराओं का था। वो धार्मिक ग्रंथों को मानने वाला युग था, और उस समय धार्मिक ग्रंथ के अनुसार पृथ्वी जो होती है वह स्थिर रहती है, ऐसा उनका मानना था। और ऐसे समय में उन्होंने यह खोजबीन की थी और यह अनुमान तर्क वितर्क किया था। लेकिन उस समय इस बात को पाप समझा जाता था। उस समय उस बात को लौकिक मत के अनुसार इतना सराहना नहीं किया था, लेकिन बाद में इस अनुमान को सम्मति दी गई। अब देखिए अगले परिच्छेद में उनका जन्म कहाँ हुआ और उनके आगे की खोज के बारे में बताया गया है। आर्यभट्ट का जन्म अश्मक प्रदेश में 476 ईस्वी सन में हुआ था। अब अश्मक प्रदेश कौन सा होता है, इसका वर्णन अगली पंक्ति में किया गया है कि गोदावरी एवं नर्मदा नदी के बीच के क्षेत्र को अश्मक प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? अश्मक प्रदेश, अर्थात गोदावरी एवं नर्मदा नदी के बीच के जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में उनका जन्म हुआ था। वे अपने नए विचारों का प्रचार करके लोगों में व्याप्त अंधविश्वास को दूर करने एवं उत्तर भारत के ज्योतिषियों के विचारों का अध्ययन करने पाटलिपुत्र आए थे। अब देखिए उन्होंने जो नए नए विचारों की खोजबीन की थी, उस समय बहुत सारे लोगों ने उनको उस सब देखिए, जब भी कभी सामाजिक परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन को समाज में स्वीकार करना थोड़ा तकलीफ होता है। वो शुरुआत में सामाजिकरण नहीं होता है उसका, उसे परिवर्तन लाने में थोड़ा समय जाता है। तो उस समय अंधविश्वास था लोगों के बीच में। अब अगर कोई भी बीमारी होती है तो उसके पीछे किसी देवी का प्रकोप होगा। अगर मनुष्य का मृत्यु हो जाती है तो वो भूत बनकर फिर से लोगों को सताने के लिए आता है। इस प्रकार के बहुत सारी विचारधाराएं थे जो अंधविश्वासों से लोगों के विचारधाराओं पर अटल मजबूत बने हुए थे। तो ऐसे अंधविश्वासों को दूर करने के लिए, नए विचारों का प्रचार करने के लिए और ज्योतिषियों के विचारों का अध्ययन करने के लिए वे कहाँ पर गए थे? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र नगर से थोड़ी दूर एक आश्रम में उनकी वेदशाला थी। वेदशाला जहाँ पर अवकाश मंडल का अध्ययन किया जाता है, ग्रहों का, नक्षत्र का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि प्रयोगशाला होती है जिसमें परीक्षण किए जाते हैं, साइंस के अलग अलग विज्ञान के चीजों का निरीक्षण किया जाता है, वैसी वेदशाला होती है जहाँ तांबे, पीतल और लकड़ी के तरह तरह के यंत्र रखे थे। आर्यभट्ट को ज्योतिष सम्राट कहा जाता है, पर गणित में भी उन्हें विशेष कुशलता प्राप्त थी। अब देखिए ज्योतिष शास्त्र में भी उन्होंने बहुत अध्ययन किया था और इसीलिए वे ज्योतिष के सम्राट माने जाते हैं, लेकिन साथ साथ गणित में भी उन्होंने विशेष कुशलता प्राप्त की थी।
इन विषयों में उन्होंने अनेक पुरानी मान्यताओं का खंडन कर, अब इन विषय मतलब कौन से दो विषय, ज्योतिष शास्त्र और गणित शास्त्र, इन दो विषयों में उन्होंने पुरानी मान्यताओं का खंडन किया और उसके स्थान पर नवीन मतों की स्थापना की। वे स्वतंत्र विचारों के व्यक्ति थे और किसी भी दबाव में आकर गलत बातों को स्वीकार करना उनके स्वभाव के विरुद्ध था। अब देखिए, बहुत सारे व्यक्तियों का स्वभाव होता है कि जो दूसरा कहेगा उसके हाँ में हाँ मिलाओ, अपने विचारधाराओं को किसी भी प्रकार का प्रकट न करना, ऐसा किसी का स्वभाव होता है। अपने अनुमान को न मानना, अपने तर्क वितर्कों को न मानना, ऐसे स्वभाव होता है। लेकिन उनका ऐसा नहीं था, वह स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति थे और किसी भी गलत बात को वह किसी भी व्यक्ति के दबाव में आकर उसे स्वीकार नहीं कर पाते थे। आर्यभट्ट ने अपने अनुभव और विचारों को आर्यभट्टीयम नामक ग्रंथ में संकलित किया है। आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। आर्यभट्ट द्वारा लिखित ग्रंथ या पुस्तक का नाम क्या है? आर्यभट्टीयम। इस ग्रंथ को हम आर्यभट्टीय भी कहते हैं। उनकी पुस्तक के एक श्लोक के आधार पर कहा जा सकता है कि आर्यभट्ट उस समय केवल 23 वर्ष के थे जब यह पुस्तक लिखी गई। अब देखिए, आपको एक वाक्य के लिए पूछा जा सकता है प्रश्न कि आर्यभट्ट उन्होंने जब अपने अपना पहला पुस्तक लिखा है या आर्यभट्टीय यह ग्रंथ लिखते समय उनकी उम्र कितनी थी? तो वह केवल 23 वर्ष के थे। और है ना आश्चर्य की बात, क्योंकि इतनी छोटी आयु में धर्म ग्रंथों और परंपरागत धारणाओं का खंडन कर नवीन विचारों और नवीन धारणाओं की स्थापना करना कोई आसान काम न था। केवल मात्र 23 वर्ष की उम्र में इन्होंने इतने कठिन कार्य करके एक अमर रूप में उनका नाम सारे संसार में उन्होंने स्थापित किया है। आर्यभट्टीयम में गणित और ज्योतिष दोनों ही है। तो उन्होंने जो ग्रंथ लिखा है आर्यभट्टीयम, उन्होंने गणित शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र इन दोनों विषयों पर अपने ग्रंथ में बातें लिखी हुई है। यह महान ग्रंथ केवल 242 पंक्तियों एवं 21 श्लोकों में सिमटा हुआ है। अब आर्यभट्टीयम ये जो किताब है ना, ग्रंथ आप देखेंगे तो बहुत बड़ा नहीं है, उसमें केवल 21 श्लोक है और 242 पंक्तियां ही है। लेकिन इन 21 श्लोकों में उन्होंने पूरा गणित और ज्योतिष शास्त्र का अपूर्व भंडार लिखा हुआ है। देखो आगे लिखा भी है कि यह गणित और ज्योतिष का अपूर्व भंडार है। आर्यभट्ट महान ज्योतिष शास्त्री थे। उन्होंने अपने काल में फैले अनेक अंधविश्वासों का खंडन किया। अब देखिए, ज्योतिष शास्त्र के आधार पर अगर देखा जाए तो कि ग्रहों की दशा कैसी होनी चाहिए, कैसी होती है, इस पर आधारित जो उस समय सामाजिक धारणा रखने वाले जो धार्मिक लोग होते थे, वो गलत तरीके से लोगों को इन शास्त्रों का उपयोग करके उनमें अंधविश्वास फैलाते थे। लेकिन आर्यभट्ट ने ज्योतिष शास्त्र को आधार मानकर अपने काल में अनेक अंधविश्वासों को दूर किया है, उसका खंडन किया है। उन्होंने सबसे पहले कहा कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। अब देखिए, ये जो पूरा पैराग्राफ है ना, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पूरे परिच्छेद में उन्होंने क्या क्या खोज किया है, इसको विस्तार से कहा गया है। तो आप इसको पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हैं, तो आपको या पॉइंट्स वाइज भी आप उसको लिख सकते हैं, तो आपको याद करने में आसानी रहेगा कि उन्होंने क्या क्या संशोधन किया है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या खोज निकाली थी कि पृथ्वी गोल है और वह अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। आर्यभट्ट ने चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के कारणों पर भी स्पष्ट रूप से प्रकाश डाला है। उन्होंने बताया है कि चंद्रमा और पृथ्वी की परछाई पड़ने से ग्रहण होते हैं। पृथ्वी की छाया जब चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण होता है और चंद्रमा की छाया जब पृथ्वी पर पड़ती है तब सूर्य ग्रहण होता है। तो अब देखिए, यहाँ पर उन्होंने यह स्पष्ट किया था कि सूर्य ग्रहण कैसे कब होता है और चंद्र ग्रहण कब होता है। तो बच्चों, अब तक हमने भारत के प्रथम और महान खगोलविद और महान गणितज्ञ तथा महान ज्योतिषी के रूप में आर्यभट्ट की जानकारी जानी। आगे भी हमें विस्तार से उनके जानकारी हासिल करना है, उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे और समझेंगे, लेकिन इसके अगले सेशन में। धन्यवाद।